स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को वाक्य के मैंने इसके पहले वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि वाक्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको उस वीडियो में बताया है कि वाक्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर मैंने 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर जो 3 भेद होते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। आज मैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं वो बताने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, मैंने पहले हेडिंग डाली है, पहले एक लाइन लिखी है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब उसके नीचे देखिए मैंने लिखा है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। स्टूडेंट्स, ये आप लोग अच्छे से समझ गए ना कि मैंने रचना के आधार पर पहले सेंड कर दिया है। अब उसके बाद वो पार्ट 1 है और ये मैं मतलब इसके 2 पार्ट हुए ना, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर पार्ट 1 और अर्थ के आधार पर पार्ट 2 ये मैं आज आपको बना रही हूँ। इसका भी 4 ही पार्ट मैं दे पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं दूसरा दे दूंगी आप लोगों को। यहाँ देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो मैंने 8 भेद के नाम लिखे हैं। देखिए, फर्स्ट 1 विधानवाचक विधिवाचक, और या उसे विधिवाचक वाक्य भी बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य भी बोलते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है विस्मयादि बोधक वाक्य। 5वां आपका आता है आज्ञावाचक वाक्य। इसी प्रकार से 6ठा है इच्छावाचक वाक्य और 7वां है संदेहवाचक वाक्य और लास्ट आपका 8वां संकेतवाचक वाक्य। सॉरी। अब मैं फर्स्ट को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ, किस प्रकार से कोई भी वाक्य में विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य होता है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है विधानवाचक वाक्य की, और चाहे विधानवाचक या विधिवाचक। तो यहाँ देखिए, विधानवाचक वाक्य को इंग्लिश में मैं आप लोग मोस्टली बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे और बहुत से इंग्लिश मीडियम के भी होंगे। तो हिंदी मीडियम के बच्चे तो समझ जाएंगे, बट इंग्लिश मीडियम के लिए मैं इंग्लिश में भी बता दे रही हूँ आपको कि जैसे विधानवाचक वाक्य को इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस जैसे हम लोग करते हैं ना, ये वही चीज है। बस अगर आप इस प्रकार से समझ लीजिएगा ना, तो मुझे लगता है कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम वाक्य को सॉल्व करने में कभी भी नहीं आएगी। देखिए, विधानवाचक वाक्य या विधिवाचक, ब्रैकेट में मैंने विधि भी लिख दिया है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिन वाक्यों में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अवस्था का बोध हो वे विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने क्या एकदम सिंपल सी बात है यहाँ पर। उदाहरण देखिए, सिंपल सेंटेंस है ना कि जिसमें जिन वाक्यों में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अवस्था का बोध होता है उसे विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, जैसे लिखते हैं ना उस तरीके से। तालाब में मछलियां तैर रही हैं, सिंपल सेंटेंस है, एक वाक्य है। यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हो तालाब में अनेकों मछलियां तैर रही हैं, तब भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। या दूसरा सेंटेंस मैंने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, मैं खाना खा चुका, मैंने खाना खा लिया, सिंपल सी बात मैंने कही है, इसलिए ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य। दूसरा देखिए, पॉइंट नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य। निषेध, सबसे पहले निषेध की मीनिंग समझिए। निषेध मतलब निगेटिव सेंटेंस। निषेधवाचक वाक्य मतलब निगेटिव सेंटेंसेस। आपने इंग्लिश में सेंटेंसेस पढ़े हैं, वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो निषेधवाचक वाक्य निगेटिव सेंटेंसेस। इसमें इसकी डेफिनेशन देखिए, जिन वाक्यों में निषेध अर्थात मनाही, किसी चीज को मनाही का बोध हो, सकारात्मक वाक्य में ना, नहीं, मत आदि लगाकर निषेधवाचक वाक्य बनाए जाते हैं। मतलब जो सिंपल सेंटेंस है उसमें क्या करते हैं,
ना, नहीं, मत, जैसे है ना, ये कार्य मत करो, हाँ वहाँ मत जाओ, या मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सारे सेंटेंस में किस चीज़ के वो फीलिंग्स आ रही है? नहीं, मना किया जा रहा, मनाही का बोध है, तो इसलिए निषेध, ये इसको ना करने वाली चीज़ आ रही है ना, नहीं करना, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? उसे निषेधवाचक वाक्य बोलेंगे। निषेधवाचक, अगर आप अपने माइंड में हमेशा ये रखेंगे, निषेध मीन्स निगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया है, उदाहरणार्थ फूल मत तोड़ो। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में 3 सेंटेंस 3 तरह से दिखाए हैं। मत मतलब नहीं करो, नहीं तोड़ो। दूसरा है मैं कहाँ डरी, मतलब मैं डरी नहीं। यहाँ पर क्या हुआ? मैं नहीं शब्द आया नहीं है, ये आपका छुपा हुआ है, बट क्या सेंटेंस आपको ये बता रहा है कि नहीं का बोध हो रहा है यहाँ पर ना। यहाँ पर देखिए जो सेंटेंस है, मैं कहाँ डरी, मतलब मैं डरी नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये निगेटिव सेंटेंस है। मुझसे यह काम नहीं होगा, ऐसे भी बोल सकते ना, मैं ये काम नहीं करूंगी या मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? मुझसे यह काम नहीं होगा, मतलब मैं ये कार्य नहीं करूंगी। तो यहाँ पर भी जो सेंटेंस है उससे क्या झलक रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? एकदम स्पष्ट हो रहा है कि नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये आपका हो गया निषेधवाचक वाक्य। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? आप पहले इसे इंग्लिश में समझ लीजिए। प्रश्न मतलब क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो बस सेम थिंग वही ये है कि प्रश्नवाचक वाक्य। जब अगर आपको, शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वाले वाक्य आप नहीं याद कर पाते होंगे, तो अगर आप लोग ये इंग्लिश का याद कर लीजिएगा ना, तो फटाक से आपके माइंड में आ जाएगा, अच्छा ये वो है, ठीक है। तो इस दोनों तरह से आप पढ़िएगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मेरे बताए हुए तरीके से बहुत हेल्प मिलेगी, आई एम 100% श्योर। यहाँ देखिए प्रश्नवाचक वाक्य मैंने जैसे बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य और निषेधवाचक दोनों प्रकार के वाक्यों से बनाए जाते हैं। मतलब किससे बनाए जाते हैं? विधानवाचक और निषेधवाचक, मतलब सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों से ही बनाए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दोनों प्रकार से बनाए जाते हैं। इन वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य किया जाता है, मतलब क्वेश्चन जरूर किया जाता है इन वाक्यों में। इसीलिए ये कौन सा वाक्य हो गया? ये वाक्य हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। लाइक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बस इसमें क्या होगा? क्वेश्चन किया जाएगा इन सेंटेंसेस में। यहाँ देखिए उदाहरण, मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है? तुम दिल्ली से कब लौटे। यहाँ पर क्या मैंने पूछा? क्वेश्चन पूछा है ना, तुम दिल्ली से कब लौटे। अब जब आप प्रश्नवाचक वाक्य लिखिएगा, आप सभी को पता होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब लिखते हैं, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आपको उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है। अगर आपने ये प्रश्नवाचक वाक्य लिखा और उस सेंटेंस भी सारा सही लिखा, लेकिन अगर आपने साइन सही नहीं दिया मतलब इंट्रोगेटिव ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया, तो आपका क्या हो जाएगा? मार्क्स कट जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए मैंने क्या एग्जाम्पल दिया है? क्या तुमने मुझे नहीं देखा था। अब यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या तुमने मुझे नहीं देखा था। तो देखा था के बाद देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, तो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कब लगता है? जैसे होता है ना, जिन, देखिए डेफिनेशन देखिए, जिन वाक्यों में विस्मय मतलब डर जाना, हर्ष,
खुशी, घृणा, किसी चीज से नफरत हो जाना, घिना जाना, है ना। तो आदि का भाव स्वयं ही प्रकट होता है, जिनसे मतलब खुशी, दुख, खुशी, गंदगी से जैसे बोलते हैं छी कितनी गंदगी है, या वो अरे वो मर गया, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आदि, यहाँ देखिए फिर से मैं रीड कर दे रही हूँ, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, घृणा आदि का भाव स्वयं ही प्रकट हो वे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। तो पहले मैं एक एक सेंटेंस आपको बता दे रही हूँ। वाह, यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है, उदाहरण बताया है, वाह खाने में मजा आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वाह बोलने के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाया, क्योंकि खाना बहुत पसंद आया इसलिए खाने में मजा आ गया। ठीक है। दूसरा है अरे यह चोट कैसे लगी। तो मतलब यहाँ क्या हुआ कि विस्मय, डर गए, वो हो गई ना देख के कि अरे ये तो तुमको चोट कैसे लग गई। हाँ, इस प्रकार का शब्द। जैसे कहीं हम जा रहे हैं तो हमने देखा कि बहुत लंबा सांप दिखाई दे रहा है, तो हम मतलब डर के मारे क्या बोलेंगे कि बाप रे, बाप रे, बाप रे कहा, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाया और क्या कहा, बाप रे इतना लंबा सांप। हो गया। अगर मैं गंदगी का एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ तो कैसे बोलेंगे, छी, छी लिखा, छी के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाएंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे, छी यहाँ कितनी गंदगी है। तो यहाँ छी वर्ड शब्द जो आपने लिखा उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लाइक विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया आपने। और इससे तो बिल्कुल आंख बंद करके पहचान लेंगे कि जो एक सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन डाली जिसको हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं और उसके नीचे आपने डॉट डाल दिया, तो ये विस्मय आदि बोधक वाक्य का चिन्ह होता है। स्टूडेंट, अब मैं अपनी वीडियो को बंद करती हूँ, क्योंकि 4 पॉइंट आज मैंने बताए हैं और कल या 2-4 दिन के बाद मैं आप लोगों को इसका और आगे का 4 पॉइंट रह गया है वो मैं बताऊंगी, जिसे मैं फर्स्ट मैंने पार्ट 1 में दिया है, सेकंड पार्ट 2 में ये वाला आज मैं अपलोड करूंगी और इसके बाद पार्ट 3 में आपको वो मिल जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी मेरे चैनल को देखें उन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।